हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताया था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं उस वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया था, तो मैं आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द फॉलोइंग फिगर व्हिच वेक्टर आर कोलिनियर, इक्वल, कोइनिशियल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। यहाँ पर देखिए एक फिगर ये दिया हुआ है। इस फिगर में कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर होंगे, कौन कौन से वेक्टर इक्वल होंगे, कौन से कोइनिशियल होंगे, कौन से कोलिनियर बट नॉट इक्वल होंगे, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि कई वेक्टर हैं। ये जो फिगर है वो एक रेगुलर हेक्सागोन का है, और रेगुलर हेक्सागोन का एक प्रॉपर्टी जो होता है कि अपोजिट साइड, जैसे ये साइड और अगर ये साइड की बात करें तो ये दोनों साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। अगर इसकी बात करें, ये जो साइड है और ये साइड है, ये दोनों पैरेलल होगा और इक्वल होगा। जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल भी इसी दोनों के पैरेलल होगा। यहाँ पर BC जो साइड दिख रहा है और FE जो साइड दिख रहा है और AD जो डायगोनल है वो पैरेलल होगा। और ये जो डायगोनल AD है ये इस BC साइड का डबल होगा। ये जो BC साइड है उस BC साइड का ये डबल हो जाएगा। तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है और जो डायगोनल होता है वो डबल होता है, वो भी पैरेलल होता है अपोजिट साइड का। तो चलिए यहाँ पर बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से वेक्टर जो है वो कोलिनियर है। तो ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में सबसे पहला हम लोग कोलिनियर के बारे में लिखते हैं कि कोलिनियर कौन से वेक्टर है। तो कोलिनियर किसको कहते हैं, आपको पता होगा कि दो वेक्टर, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल भी है। यहाँ पर अगर वेक्टर A नाम दे दें और यहाँ पर इस वेक्टर को अगर B नाम दें, तो ये दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल है और डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम हो या ना हो, डायरेक्शन अपोजिट भी रहे तो उसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। मैं आपको डेफिनेशन बताया था कि अगर एक लाइन लेते हैं, इसी लाइन के पैरेलल अगर दो या दो से अधिक वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर A है या एक वेक्टर B है, इसका डायरेक्शन हम लोग अपोजिट कर देते हैं, तो ये दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है तो इसको हम लोग कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर A और वेक्टर B कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा अगर एक ही लाइन के पैरेलल है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से वेक्टर जो है वो कोलिनियर होंगे। सबसे पहला वेक्टर आप फिगर में देखिए, तो फिगर में कौन से वेक्टर हैं। यहाँ पर आप A वेक्टर को देखिए और वेक्टर D को। ये जो वेक्टर यहाँ पर A है, A वेक्टर और ये D वेक्टर जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल हो जाएगा। तो A और D कोलिनियर वेक्टर हो गया, ये दोनों पैरेलल है। फिर हम लोग देखते हैं B वेक्टर। ये जो वेक्टर B है और वेक्टर Z भी है और वेक्टर X है, ये तीनों कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। तीन वेक्टर यहाँ पर B वेक्टर, Z वेक्टर और ये जो X वेक्टर है, ये तीनों कोलिनियर होगा क्योंकि तीनों आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। फिर अगर हम लोग C वेक्टर की बात करें, ये जो वेक्टर C है और ये जो वेक्टर Y है ये भी पैरेलल है, तो C और Y भी यहाँ पर कोलिनियर हो जाएगा। तो कौन कौन से वेक्टर जो है यहाँ पर कोलिनियर है, जरा इसके बारे में देखिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला वेक्टर A, ये वेक्टर और कौन सा वेक्टर D, ये दोनों जो है वो कोलिनियर है। इसके अलावा कोलिनियर में आपका आ जाएगा B वेक्टर, वेक्टर B, वेक्टर Z और वेक्टर X, ये भी कोलिनियर है। ये तीनों वेक्टर कोलिनियर है, B Z X। और फिर एक और सेट बनेगा कोलिनियर का, तो कौन सा, एक Y वेक्टर और एक वेक्टर C, ये भी कोलिनियर है। तो ये तीन सेट बन गया, एक तो A और D हो गया, फिर एक B Z और X हो गया और एक तीसरा सेट बन रहा है Y और C का। ये तीन जो सेट बना ये तीनों कोलिनियर वेक्टर का सेट बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में। तो इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, आपको पता होगा कि दो वेक्टर अगर हम लोग लेते हैं, ऐसा लेना है कि दोनों पैरेलल भी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मतलब लेंथ सेम होना चाहिए लाइन सेगमेंट का, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्शन आप देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है दोनों का।
तो अगर ये दो वेक्टर ऐसा हो, जैसे यहाँ पर इस वेक्टर को a मान लेते हैं और इस वेक्टर को अगर b मान लेते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और पैरेलल भी है, तो ये जो दोनों वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा। तो इक्वल का डेफिनेशन ये है। तो इसी से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अभी कौन कौन से वेक्टर जो है वो इक्वल होंगे। चलिए आगे देखते हैं इस फिगर में कि कौन कौन से वेक्टर इक्वल हैं। ये देखिए वेक्टर ए, यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है और ये जो उसका अपोजिट साइड में वेक्टर डी है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायरेक्शन भी सेम है और यहाँ पर पैरेलल भी दोनों है। तो इक्वल वेक्टर में यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर डी, ये दोनों जो वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर हो गया। एक सेट तो इक्वल वेक्टर का ये हो गया। दूसरा सेट अगर देखें तो यहाँ जो वेक्टर बी आपको दिख रहा है, ये वेक्टर बी, और इसी का अपोजिट साइड में यहाँ पर जो वेक्टर दिख रहा है एफ ई, ये दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है और दोनों पैरेलल भी है। तो एक सेट मिल जाएगा इक्वल वेक्टर का, वेक्टर बी और एक वेक्टर एक्स, ये दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल हो जाएगा। और तीसरा सेट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो वेक्टर सी है और एक वेक्टर यहाँ पर है, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है वाई, ये दोनों वेक्टर y भी और c भी, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, पैरेलल भी है और डायरेक्शन भी सेम है। तो c और y ये एक सेट मिल जाएगा, c और y ये इक्वल वेक्टर का सेट हो गया। तो यहाँ पर ये इक्वल वेक्टर हो गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ डेफिनेशन में कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट O पॉइंट है यहाँ पर, और इसी से अगर कुछ वेक्टर है यहाँ पर स्टार्ट होता है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इस तरीके से तीन वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो ये तीनों वेक्टर कहलाएगा कोइनिशियल। मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए एक वेक्टर ये आप ए के बारे में देखिए, ए वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए है। फिर दूसरा वेक्टर जेड जो है, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, तो ये वेक्टर भी यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा वेक्टर ये जो y दिख रहा है, तो ये जो y वेक्टर है वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो तीनों वेक्टर ए का भी और z का भी और y का भी, ये तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ए है, तो ये तीनों को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। तो एक सेट तो यहाँ पर मिल रहा है वेक्टर ए और फिर वेक्टर जेड, फिर वेक्टर y, ये तीनों जो वेक्टर है वो कोइनिशियल वेक्टर हो जाएगा। क्या और भी कोई वेक्टर जो है वो कोइनिशियल होगा क्या? देखिए यहाँ पर ये जो वेक्टर a है और यहाँ पर ये जो वेक्टर b है, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट b नहीं है। a वेक्टर का ये b जो है वो टर्मिनल पॉइंट है और b वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम आना चाहिए दो वेक्टर का। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये c पॉइंट जो है वो b वेक्टर का टर्मिनल है और c वेक्टर का इनिशियल है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर सेम नहीं है। बाकी आप कोई भी देख सकते हैं, किसी का भी इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। सिर्फ a पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट तीन वेक्टर का, एक वेक्टर a का, दूसरा वेक्टर z का और तीसरा वेक्टर y का, ये इनिशियल पॉइंट है। तो ये तीनों वेक्टर जो है वो कोइनिशियल हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन सा होगा? यहाँ पर कोलिनियर बट नॉट इक्वल मतलब पैरेलल तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर b वेक्टर और z वेक्टर ये दोनों कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। b का ये डबल हो जाएगा क्योंकि इसका डबल मैग्नीट्यूड होगा। ये bc का ये डबल हो जाएगा, ये साइड AD डायगोनल। तो यहाँ पर ये b और z जो है वो कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। तो पहला सेट हो जाएगा वेक्टर b और वेक्टर z, ये दोनों कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। और फिर एक दूसरा सेट कौन सा है? x वेक्टर और फिर z वेक्टर। x और z भी दोनों कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो एक सेट हो जाएगा x वेक्टर और फिर z वेक्टर। तो ये कोलिनियर भी हो गया लेकिन इक्वल नहीं हुआ। तो ये चार सवाल था। अब आगे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर सबसे यहाँ पहले लिखा हुआ है कि ट्रू और फॉल्स में देना है इसका जवाब। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। अब ये ट्रू है या फॉल्स है देखिए। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों कोलिनियर है। यहाँ पर क्यों कोलिनियर है? क्योंकि पैरेलल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड में। इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। तो जरूरी नहीं है कि जो कोलिनियर वेक्टर है
वो यहाँ पर इक्वल हो ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉल्स हो गया। यानी कि कोलिनियर वेक्टर जो है वो जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर होगा। देखिए एक वेक्टर यहाँ पर ये ले लेते हैं, इतनी लंबाई का एक वेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं। ये दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेंथ सेम है, लेकिन क्या ये कोलिनियर है? तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो जरूरी नहीं है कि कोलिनियर हो, तो इसीलिए ये भी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ये आंसर जो है वो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड है, इक्वल है। देखिए ये एक वेक्टर ले लेते हैं और एक वेक्टर हम लोग ये ले लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, लेकिन क्या ये इक्वल होगा? डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर कहता है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो तो वो इक्वल होगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर दोनों वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, तो ये भी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका भी आंसर फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड ए आर कोलिनियर। अगर कोई वेक्टर हम लोग यहाँ पर ए लेते हैं और दूसरा वेक्टर जो है वो ए यही वाला लेना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, दूसरा वेक्टर भी ए यही है, क्या कोलिनियर है? दोनों तो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कोलिनियर हो जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है। अब फिर लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीरो वेक्टर इज यूनिक। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका कोई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में होता है। तो जीरो वेक्टर कई मिल सकता है अलग अलग डायरेक्शन में। मैं वहां पर लिखाया भी था डेफिनेशन में कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जीरो वेक्टर यूनिक नहीं होगा क्योंकि उसका कई डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ जीरो वेक्टर इज यूनिक, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। मैं अब आगे बढ़ता हूँ और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ। जिस तरीके से दो नंबर को आप ऐड करते हैं उस तरीके से वेक्टर को नहीं ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 और 3 नंबर को ऐड करके हम लोग 5 लिख लेते हैं, लेकिन क्या ये जो वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर एक दूसरा वेक्टर यहाँ पर बी है, इसको आप कैसे ऐड कीजिए? मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, अगर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट है और बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 6 यूनिट है, तो क्या ये दोनों का जो सम आएगा a प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है 5 और 6, उसका क्या सम हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से नंबर को हम लोग ऐड करते हैं उस तरीके से वेक्टर को नहीं ऐड किया जा सकता है। वेक्टर को ऐड करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। तो दो रूल है यहाँ पर वेक्टर एडिशन का। सबसे पहला रूल है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में हम लोग कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स विच टू बी एडेड। दो वेक्टर है ए और बी जिसको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर फिगर में एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी, और ये दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है, तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे? इसके लिए क्या कीजिए, वेक्टर ए को आप यहाँ से इधर लिख लीजिए, इसको बिल्कुल सेम वेक्टर को हम लोग इधर ले आए हैं, उसी के पैरेलल हम लोग ले गए हैं, और वेक्टर बी को भी उसी के पैरेलल हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, वेक्टर बी को भी देखिए। और ऐसा लाना है ताकि वेक्टर ए का जो टिप होगा, यहाँ पर वेक्टर ए आप देख रहे हैं, वेक्टर ए का जो टिप है और वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट है, दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट है और वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है। तो ऐसा ये वेक्टर को उठा करके ले जाना, ये जो वेक्टर यहाँ पर ए है, इस वेक्टर को ऐसा उठा करके ले जाना और बी को ऐसा रखना है ताकि ए का टर्मिनल पॉइंट और बी का इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब हम लोग देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम हम लोग दे देते हैं ओ ए वेक्टर। ए वेक्टर को ओ ए लिख रहे हैं और बी वेक्टर को यहाँ पर ए बी वेक्टर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर डायगोनल ओ से बी को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये जो डायगोनल नहीं है ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ से। तो पॉइंट ओ से बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन गया। और ये जो वेक्टर ओ बी है यही यहाँ पर वेक्टर ए प्लस बी होगा। तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, फिर इसका ए का इनिशियल पॉइंट जो है यहाँ पर और बी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे
और ये जो लाइन मिल रहा है वो भी यही वेक्टर a प्लस बी होगा। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल बन जाता है एक तरीके से, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल लॉ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेट ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए एंड ए बी इक्वल टू वेक्टर बी। ओ ए को हम लोग वेक्टर ए मान लिए और ओ बी को वेक्टर बी मान लिए हैं। अब आगे यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए नाउ ज्वाइन ओ टू बी देन द वेक्टर ओ बी रिप्रेजेंट्स ए प्लस बी। अब क्या किया हम लोग, ओ से बी को ज्वाइन कर दिए और ये जो वेक्टर ओ बी आया, इस वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस बी कह रहे हैं। यही वेक्टर ए प्लस बी हो गया। तो अब जरा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए देयरफॉर ओ बी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। इसका मतलब ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ये जो वेक्टर ओ बी है वो किसके बराबर आ गया, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। मैं यहाँ पर थोड़ा समझा दे रहा हूँ इसके बारे में। देखिए कि हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये एक वेक्टर, ये एक साइड है और दूसरा साइड ये है और तीसरा साइड ये है। तो यहाँ से एक ट्राइंगल बन गया, इसका डायरेक्शन इधर देना है, इसका डायरेक्शन इधर देना है। तो दोनों का जो सम है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों का जो सम है, यहाँ ये ओ से ए तक है और यहाँ से ए से बी तक वेक्टर बी है। तो ओ बी जो वेक्टर है वो ए प्लस बी होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन ओ से बी की ओर होगा। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं और ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल में अगर दो साइड जो है वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड साइड जो है वो दोनों का सम को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि दो साइड जो यहाँ पर ले रहे हैं, ओ से ए ले रहे हैं और ए से बी ले रहे हैं, वो एक ही ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे अगर एक साइड इधर है तो दूसरा साइड भी इधर इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है, ऑर्डर रिवर्स नहीं हो रहा है। और जो सम होगा वो इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में इसका होगा। रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर हम लोग इस तरीके से साइक्लिक में घूमते हैं, तो साइक्लिक में घूमते हैं तो इस तरीके से साइक्लिक में डायरेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर नहीं है। सम का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्शन है सम का। तो यहाँ पर दो साइड जो है वो साइक्लिक ऑर्डर का है। जैसे इसी फिगर में देखिए, ये एक साइड का डायरेक्शन ओ ए का वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और ए बी का डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम ऑर्डर में है। ओ से ए की तरफ गया, फिर ए से बी की तरफ। अब दोनों का जो सम आ रहा है वो बी से ओ की तरफ नहीं है, बल्कि क्या है, ओ से बी की तरफ है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। तो देखिए ट्राइंगल लॉ को कैसे इसका स्टेटमेंट लिखा गया है, जरा समझिए कि दिस लॉ इज कॉल्ड द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स विच स्टेट दस। इसका स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, then their sum is represented by third side of the triangle in reverse order। मैं जो अभी समझा रहा था वही चीज यहाँ पर है, जरा समझिएगा। यहाँ पर ये क्या कहता है कि यहाँ पर कोई भी अगर हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये एक हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, अगर दो साइड को एक ही ऑर्डर में लिखा गया, दो साइड को एक ही ऑर्डर में लिख करके कर दो वेक्टर, यहाँ पर दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी से, तो इस दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड बताएगा और थर्ड साइड बताएगा और उसका रिवर्स ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ओ से ए की ओर गया और ए से बी की ओर गया, तो अब बी से ओ की ओर नहीं आएगा, ओ से बी की ओर आएगा, ये इस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा और यही हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा करें, यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर ट्राइंगल बनाते हैं और मानते हैं कि एक वेक्टर ये है, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए और ये इस डायरेक्शन में है वेक्टर बी, तो दोनों का सम का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तीसरा साइड जो है वो सम बताएगा और ये इस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। इस तरीके से हो जाएगा। एक और तीसरा केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक और पॉसिबिलिटीज हो सकता है। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, देखिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है, वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये है, ये एक ही ऑर्डर में है। देखिए यहाँ से ये इस डायरेक्शन में बढ़ा ऊपर और फिर ये इस डायरेक्शन में आया, लेकिन जो दोनों का सम होगा वो तीसरा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि इस डायरेक्शन में होगा। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये तीनों वेक्टर का सम, दोनों वेक्टर का सम बताएगा। तो यहाँ पर तीन केसेज हो सकता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक एडिशन करने का एक और तरीका होता है, एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो उस पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग समझते हैं। या देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। पैरेललोग्राम लॉ है
लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स विच टू बी एडेड। यहाँ पर दो वेक्टर ए और बी है जिसको ऐड करना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक वेक्टर ये है जिसको ए कह रहे हैं, दूसरा वेक्टर बी है जिसको वेक्टर बी मान रहे हैं दूसरा वेक्टर को, और इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जिस तरीके से पहले पढ़े थे ट्रायंगल लॉ में, सेम वेक्टर यहाँ पर जो वेक्टर ए था उसी वेक्टर को हम लोग उठा करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। और पहले जो ट्रायंगल लॉ में क्या किए थे कि दूसरा वेक्टर यहाँ पर जो बी वेक्टर था उस बी वेक्टर को उठा करके यहाँ पर रखे थे, लेकिन यहाँ पर अब उस तरीके से नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, जो बी वेक्टर है वो इस तरीके से यहाँ पर इसी के ऊपर रखना रहता है। तो ट्रायंगल लॉ में ऐसा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जरा इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पर बी जो वेक्टर रखना है वो यहाँ पर रखना है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा। देखिए वो जो है वो दोनों का इनिशियल पॉइंट, एक वेक्टर हम लोग इस डायरेक्शन में रखे हैं वेक्टर ए को, और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में रखे हैं वेक्टर बी को, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम रखे हैं। पहले केस में ट्रायंगल लॉ में क्या था कि पहला का जो टर्मिनल पॉइंट और दूसरा का इनिशियल पॉइंट था वो सेम था, यहाँ पर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। तो इस तरीके से दो वेक्टर को रखना है। अब ये दोनों वेक्टर, एक ओ ए मान लिया, दूसरा वेक्टर ओ बी मान लेते हैं। अब ये दोनों को ओ ए और ओ बी को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। देखिए एक पैरेललोग्राम बन गया, ओ ए सी बी जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया, और ये एडजेसेंट साइड है। ओ ए जो है यहाँ पर और ओ बी एडजेसेंट साइड है, मतलब दोनों का यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है ओ, इसीलिए इसको एडजेसेंट साइड कहेंगे, और ये दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ पर एक डायगोनल ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो ओ सी है डायगोनल, यही दोनों का सम बताएगा ए प्लस बी। तो यहाँ एक पैरेललोग्राम बनता है, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। पहले वाला ट्रायंगल बनता था तो ट्रायंगल लॉ कहते थे। तो क्या करना है, यहाँ पर दो वेक्टर को अगर हम लोग को ऐड करना है और पैरेललोग्राम का यूज करना है, तो एक वेक्टर जो यहाँ पर ए वेक्टर है इसको तो यहाँ पर रखे हुए हैं, और दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, और इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना लिए। और इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ओ सी, ये बताएगा दोनों वेक्टर ए प्लस बी, दोनों वेक्टर का सम बताएगा, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का यहाँ पर ये सम बताएगा। तो डायगोनल जो होता है वो सम हो जाता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है जरा इसके बारे में समझिए। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ लेट ओ इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, और नाउ कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ओ ए सी बी टेकिंग ओ ए एंड ओ बी एज एडजेसेंट साइड, ज्वाइन डायगोनल ओ सी। जो मैं अभी समझा रहा था कि एक कंस्ट्रक्ट कर लें पैरेललोग्राम ओ ए सी बी और वहाँ पर ज्वाइन कर दिया डायगोनल ओ सी को। तो देखिए यहाँ पर देन ओ सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो ओ सी है वही ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए ओ सी जो है वो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए, और बी को क्या लिख सकते हैं ओ बी। तो ए के जगह ओ ए और बी के जगह ओ बी। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स विच स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, then diagonal of parallelogram which is co-initial with A and B represents their sum that is A plus B। तो अगर दो वेक्टर A और B है represented in magnitude and direction by two adjacent side ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये जो वेक्टर A और वेक्टर B यहाँ पर दिख रहा है वो एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड हो गया। अगर ये साइड के द्वारा पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच इज को-इनिशियल विथ A and B। तो ये जो डायगोनल है, दो डायगोनल होता है, एक तो ए बी भी डायगोनल होगा, लेकिन ए बी नहीं, ओ सी को इनिशियल है, ए और बी के साथ में को इनिशियल है। तो ये जो को इनिशियल डायगोनल है ओ सी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स देयर सम दैट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो दो तरीका हम लोग पढ़े आज वेक्टर को ऐड करने का, एक हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ें और दूसरा पढ़ें पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना है, जैसे अगर एक वेक्टर यहाँ पर है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर है और इसको ऐड करना है, तो क्या करते हैं, ये वेक्टर के टिप पर हम लोग दूसरा वेक्टर को रखते हैं, उसी के पैरेलल टिप पर आने की टर्मिनल पॉइंट पर इस वेक्टर को रखते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो डायगोनल ये जो थर्ड साइड है, यही दोनों वेक्टर मान लेते हैं। ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर बी है,
तो दोनों का ये सम बताएगा a प्लस बी। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि जो वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ पर रखें और दूसरा वेक्टर यहाँ पर रखें, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ये इस तरीके से दोनों वेक्टर रखते हैं, ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b हो गया, और इसको दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, और इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल को मिला देते हैं। तो ये जो डायगोनल बनता है, ये डायगोनल a और b दोनों वेक्टर का सम बताता है। तो ये दो तरीका हुआ वेक्टर को ऐड करने का। अब वेक्टर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे नंबर में आप जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, उसी तरीके से वेक्टर एडिशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। उस प्रॉपर्टीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।